आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये क्लास सिक्स की हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 है, जो आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर हम ये कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे इमारतों के बारे में, चित्र के बारे में और किताबों के बारे में। अगर इससे पहले कि आपने 9 वीडियो नहीं देखी, यानी कि लेसन नंबर 1 to 9 आपने नहीं देखा, तो बस जाएं और आप देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोह स्तंभ से। ये एक ऐसा स्तंभ है जो दिल्ली की मेहरौली की कुतुब मीनार के पास परिसर में खड़ा हुआ है, और ये शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर है, और वजन कितना है? 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण देखा जाता है तो 1500 साल पहले हुआ था। इसे बनाने के समय की जानकारी पर इसमें खुदे अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम एक शासक का जिक्र है। क्या? एक राजा का जिक्र है जिसका नाम क्या है? चंद्र है। ठीक है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ये ऐसा स्तंभ है। इसके अलावा ईंटें और पत्थरों की इमारतें हमें मिली। जो शिल्पकार कुशलता नमूने स्तूपों जैसी इमारतें देखने के लिए मिलती हैं, हमें कुछ स्तूपों जैसी इमारतें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, कभी बड़े, कभी छोटे, है ना। अलग अलग प्रकार के स्तूप पाए जाते थे। तो स्तूपों के भीतर क्या होता था? एक छोटा सा डब्बा रखा होता था। उन डब्बों में बुद्ध के अनुयायी शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई चीजें, ये सब मिलती थी। ठीक है, ये सब हमें कहाँ मिलती थी? बुद्ध के अनुयायियों के पास मिलती थी। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर और एक और चीज मिलती थी, वो थी धातु मंजूषा जिसे कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया, और बाद में काल के गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया, और स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिससे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। और इस रास्ते को रैलिक से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। यानी कि बेटा क्या होता था? पहले टीला बनता था, टीला के अंदर कुछ अनुयायियों के सामान होते थे, टीला के ऊपर क्या बनता था? स्तूप बनता था। स्तूपों को चारों तरफ से क्या कर देते? घेराकार बना लेते थे, प्रदक्षिण कर देते थे। ठीक है, प्रवेश द्वार बने होते थे। इसके अलावा और वेदिकाएं होती थी। रेलिक जो था, तोरण द्वार में मूर्तिकला का सुंदर आकृतियों में सजे होते थे। यहाँ कभी भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, लेकिन 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। ठीक है, इसी तरह की गुफाओं में मूर्तियों का चित्र सजाया भी जाता था। इस काल के अंदर कुछ आरंभिक हिंदू का मंदिर भी निर्माण किया गया। मंदिर में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के मंदिर मिले। हमें क्या क्या मिला भाई? हमें वो स्तंभ मिला। ठीक है, और फिर क्या मिला हमें? फिर हमें स्तूप मिला। ठीक है, और फिर क्या मिला हमें? फिर हमें मंदिर मिला। ठीक है, 3 चीजें अभी तक हमें मिली। ठीक है, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। इस तरह स्तूपों का निर्माण कई सालों तक चलता रहा, और स्तूपों की ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने से, जबकि रेगिस्तान नोटा रेगिस्तान रेलिंग और प्रवेश द्वार द्वारा शासकों ने काल में जोड़े गए। ठीक है, तो ये अलग अलग हमें अमरावती का भी एक स्तूप था जो कि लुप्त हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ हमें मंदिर भी मिले। मंदिर कैसे मिले? जिसके अंदर विष्णु भगवान की पूजा होती थी, शिव भगवान की पूजा होती थी, दुर्गा जैसी देवी की पूजा होती थी। महत्वपूर्ण भाग जो था इसका गर्भगृह था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता, जो वहाँ के मुख्य देवी देवता थे उनकी मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे, और अक्सर गर्भगृह के एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे मंदिर जैसी ऊंचाइयों का निर्माण किया जाता था, है ना। 1500 साल पहले ये बनवाया गया था। प्रत्येक मंदिर पहाड़ी तराश कर बनवाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक मंदिर है ये, जो बनवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आते हैं स्तूप।
तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, कैसे बनाते थे स्तूप और मंदिर। कई आस्थाएं होती थी इनको बनाने के लिए, जिससे काफ़ी खर्च करना पड़ता था। लोग डोनेशन एक दूसरे की हेल्प करते थे, है ना, चैरिटी करके मंदिरों के लिए कंट्रीब्यूशन देना और उसके लिए स्तूप के लिए कंट्रीब्यूशन देना, ऐसे लोग करते थे। ठीक है, इससे इससे क्या होता था बेटा, एक स्थान से शिलालेखों को पहुंचना था और पत्थरों को काट काट कर तराशने के बाद खंबी दीवारों की चौखटों को और फर्शों को, छतों को आकार दिया और उस पर सही जगह पर उन्होंने, मुश्किल काम था बहुत ज़्यादा उस टाइम पर ये। ठीक है, इस तरह से शानदार ढांचों का निर्माण किया इन्होंने। एंड इसके अलावा शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूप और मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार के साथ लाते थे, वे इमारत की सजावट की जाती थी। जो भी उपहार लाते थे तो उससे क्या होता था बेटा, इमारत की सजावट की जाती थी। और हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिक सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण द्वार को बनाने का खर्चा दिया उसने। ठीक है, और सजावट के लिए क्या करा, पैसे देने में व्यापारी कृषक माला की भी हेल्प की। ठीक है, अब हुआ क्या, तथा दीवारों पर खुदे हुए इसलिए जब तक तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने प्यारे लोग इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिया था। यानी कि किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो बना या फिर उसको आप कैप्चर कर रहे हो, तो आप पहले ये सोचो कि उस चीज़ को बनाने में लोगों ने कितना योगदान दिया होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उन लोगों की चित्रकला। जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों तक दौरान कोई गुफाएं खोदी गई और इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे जो गुफाओं के अंदर थे। ठीक है, इनमें से कुछ चित्रों का सजाया गया या उनके उदाहरण के लिए गुफाओं के अंदर अंधेरे की वजह से अधिकांश चित्र मशाले की रोशनी बनाई गई। यानी कि ये कि जो गुफाओं के अंदर चित्र बनाए गए हैं वो दिखते रहे, इसलिए मिसाल की योजना वहाँ पे बनाई गई कि चलो यार हम लाइब्रेरी के अंदर मिसाल रख लेते हैं जिससे कि हमें लाइटनिंग दिखे, है ना। इन चित्रों को हम देख रहे हैं, 1500 साल पुराने चित्र हैं ये सारे। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं पुस्तकों की दुनिया में। अगर हम 1800 साल पहले जाएं तो 3 महाकाव्य सिपल्दी कराम की रचना इलाके नामक कवि ने की। इसके कोवलम नाम से एक व्यापारी की कहानी। एक गुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधुरी से प्रेम करने लगा। यानी कि एक पूरी दुनिया, पुस्तकों की दुनिया के अंदर कई प्रेम कहानियां हैं, कहीं तो वेदों के बारे में है, कहीं पे नॉलेज है, कहीं पे मेडिसिन है। तो ये इस प्रकार की पुस्तकों की कहानियां और पुस्तकों से बड़ी प्रचलित हुई। मतलब जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड नहीं हो जाते कि हाँ भाई पुस्तकों की दुनिया ही कुछ है इसमें, तो वो चीज़ें यहाँ पर होनी शुरू हो गई। कवि को किस में इंटरेस्ट हो गया, पुस्तकों की दुनिया में इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अंतिम महाकाव्य था मणि मेखलाई, करीब 1400 साल पहले सनत्तर द्वारा लिखा गया। सनत्तर कौन था, एक कवि था या राइटर था, ठीक है, उसके द्वारा लिखा गया ये। और इसमें कोवलन माधवी की बेटी की कहानी है। रचनाएं ये कि सदियां पहले खो गई थी और पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो आंसर्स को अपने। ठीक है, और अन्य लेख जैसे कालिदास संस्कृत वगैरह में जो लिखते थे वो लोग कौन थे। पुरानी कहानियों में संरक्षण हिंदू धर्म की बुआई कहानी को बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में पैदा लिखी गई। इनमें गुण पुराण भी शामिल, इसमें जो गुण मतलब जो इनमें पुराण है ना वो शामिल है। ठीक है, और पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीनतम पुराणों की विष्णु शिव दुर्गा पार्वती इन देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां पुराण कहलाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, इसी तरीके से कुछ हमें ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो पुरानी कहानी, उसका संरक्षण, उसका संकलन दिखाती हैं। ठीक है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियां हैं बहुत सारी पुराणों में जो शामिल की गई हैं, है ना, जो पुराणों में लिखी गई हैं। अच्छा, ऋग्वेद में तो जैसे ऋचाएं लिखी हुई है, रामायण में भी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, रामायण में भी कहानी लिखी हुई है, रामायण में, और महाभारत में भी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार की कहानियों से हम क्या करते हैं, पुराने वक्त के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन पुराणों में विष्णु शिव दुर्गा पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानी लिखी हुई होती है, किसमें, पुराणों में। ठीक है, इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं और इसमें संसार की सृष्टि राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। ठीक है,
पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जब इन्हें ताकि इन्हें समझ सके, सुन सके, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते हैं। ये ज्यादातर कौन बताता है हमें पुराणों के बारे में? मंदिर में पुजारी बताते हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। बच्चे इन कहानियों से परिचित रहे होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि भाई 2 लोकप्रिय हमारे पास रामायण वगैरह। रामायण के अंदर क्या है? रामायण के अंदर राजा राम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, उनके सारा सब कुछ लिखा हुआ है। महाभारत के अंदर जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी वो सब लिखी हुई है। अब आम लोग कही जाने वाली कहानियां, कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो जैसे आपकी नानी सुनाती होंगी, दादी सुनाती होंगी, ऐसी कुछ ऐसे कुछ नाटक हैं, ठीक है, जो कि हमें पुराने समय के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये क्या है? बंदर के राजा की कहानी। एक बार आप इसे एनसीईआरटी के पृष्ठ देख के पढ़ लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए किस प्रकार की आपको कहानियां सुनाई जाती थी। विज्ञान की पुस्तकें हमें क्या बताती हैं? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन रात पृथ्वी के धुरी पर चक्कर काटने की वजह से जबकि लगता है कि सूर्य निकलता है और डूबता है। जैसे मतलब ये बताया गया है कि जैसे हम पहले सोचते थे तो हम ये सोचते थे कि यार जैसे शायद सूरज डूबता और निकलता है ना। पर आर्यभट्ट ने बताया कि भाई जो दिन रात होते हैं ना, जो दिन रात होते हैं वो सूरज की, हमें लगता था सूरज निकल गया दिन हो गया, सूरज डूब गया रात हो गई। पर पता चला, आर्यभट्ट बताते हैं कि सूरज की और जो है ना और ग्रह भी इसके अराउंड ऑर्बिट्स में क्या करते हैं बेटा? चक्कर लगाती है। सूरज है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका पूरा चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो उन्होंने लगा कि क्या, उन्हें बताया कि ग्रहण किया कि वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से उन्होंने विधि निकाली और ढूंढा कि जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है ज्यादातर वो ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, गणित ज्ञ, खगोल वेदता, इन सब ने हमारी देखी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखा है? शून्य। शून्य क्या? यानी कि 0, ठीक है। अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है। अब भारत पर गणित के शून्य के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया गया। गिनती की पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तथा यूरोप में भी फैल गई। आज पूरी दुनिया में प्रयोग है। शून्य किसने दिया? शून्य भारत ने दिया। भारत ने क्या दिया? शून्य, यानी कि भारत ने 0 दिया। अगर भारत 0 ना देता तो शायद किसी को गिनती ना आती, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। शून्य किसने दिया? जो आप 0 लिखते हो वो किसने दिया? आर्यभट्ट द्वारा भारत द्वारा दिया गया है। कहते ना इसमें कहावत भी आई थी, शून्य दिया जब भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, ठीक है। इसके अलावा और क्या? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की प्रज्ञाति जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक सुश्रुति चरक द्वारा रचित चरक संहिता थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक चरक द्वारा रचित चरक संहिता थी। औषधि शास्त्र था जिसके अंदर औषधियों के यानी कि दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। उल्लेखनीय पुस्तक अपनी रचना सुश्रुति संहिता में सुश्रुत ने शाल्य चिकित्सा की विधियों के वर्णन करते हुए की थी। यानी कि जो सुश्रुत संहिता है लिखी गई थी उसके अंदर इसके बारे में लिखा गया था, ठीक है, उद्योग शास्त्र के बारे में। आ जाओ अब थोड़े से क्वेश्चन कर ले, ठीक है। मिलान करना है आपने। स्तूप किसे कहते हैं? मतलब ये मिलान करना है, इसमें से किस में जाएगा स्तूप? स्तूप टीले का तरह ही कुछ होता है ना, इस तरीके से आपने मिलान करना है, ठीक है। गर्भगृह, मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसे सॉल्व करना है। खाली स्थान पर मतलब खाली जगह यानी कि फिलअप भरना है आपने। और बेटा मैं हमेशा से कहती हूँ ये तिथियां थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो इसे एक बार देख लिया करो। स्तूप के निर्माण की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी? 23,000 साल पहले। अमरावती जो था वो कितने हजार साल पहले? 2300 साल पहले की स्तूप के निर्माण हुए थे। और अमरावती जो है 2000 साल पहले का स्तूप है। कालिदास 1600 पहले की बात है, कालिदास की रचनाओं की, ठीक है। इसके अलावा लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर और अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट, ये सब हमें याद रखना है। जो लौह स्तंभ है वो कुतुब मीनार के पास है, ठीक है, ठीक है ना। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले, ठीक है। ये सारी चीजें हमें याद रखना है। धातुओं के प्रयोग में जिन अध्यायों में चर्चा हुई उनकी सूची बनाओ, ये तो छोड़ दो, ठीक है, ये भी छोड़ दो। बस वही करना है जो ऊपर है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। फाइनली हमारा 10th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमने समझा इमारतें, चित्र या किताबें हमें क्या बताती हैं, या हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे बताती हैं, या इसका कोई भी उदाहरण, ठीक है। सो लेट्स गो। चलो चलते, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज के अंदर, जिसमें हम कवर करेंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस, ओके। सो इसी तरीके से सीरीज के साथ रहे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाएं पीछे देखें वीडियोस सारी, फर्स्ट चैप्टर से लेके 10th तक वीडियो देखें सारी,
ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी को कवर करें। फिर मैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लाऊंगी इंशाल्लाह, और आप उसे भी एमसीक्यूज़ को भी टेस्ट सीरीज़ लगाना, ताकि आप और अच्छे से अपनी तैयारी को एनालाइसिस कर सकें। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।